अफ्रीका के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर एक 12 साल का बच्चा जिसे जुनून है फुटबॉल खेलने का। गरीब परिवार, बिल्कुल पहनने के लिए जूते भी नहीं है। जुनून इतना ज़्यादा है कि अपने जुनून को रोक नहीं पाता और उस गांव से 160 किलोमीटर दूर एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए किसी कूड़े से जूता उठाता है, उसको पहन के 160 किलोमीटर तक भागता है, रेस लगाते हुए जहां प्रतियोगिता होती है वहां पहुंचता है 12 साल का बच्चा। जब उस आयोजकों को पता लगता है कि 160 किलोमीटर से 12 साल का बच्चा दौड़ता हुआ आया है फटे हुए जूतों में, कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते हैं, हर तरह के लोग होते हैं। लेकिन जब वो परफॉर्म करता है, प्रतियोगिता में भाग लेता है, तो सारे के सारे दांतों के तले उंगलियां दबाने पे मजबूर हो जाते हैं। और जब वो प्रतियोगिता खत्म होती है तो चारों तरफ तालियों की गुंजाहट होती है और जो वहाँ रेफरी और स्पोर्ट्स के और जो लोग होते हैं वो कहते हैं तू एक दिन पूरी दुनिया में अपने नाम से जाना जाएगा। 10 अप्रैल 1998 में बच्चा पैदा होता है। आज उसकी उम्र 31 साल है और साडियो मैने आप सर्च करोगे वर्ल्ड के उन टॉप फुटबॉल प्लेयर में से है जिनका नाम फुटबॉल के लिए जाना जाता है। उसके नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड है फुटबॉल का, 2 मिनट 56 सेकंड में बैक टू बैक 3 गोल उसने किए। एक बच्चा जिसके परिवार के पास खाने के लिए ढंग से रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पाँव में उसके जूते नहीं है, फुटबॉल खेलना चाहता है जो कि बहुत महंगा गेम माना जाता है और उसके अंदर अपने आप को स्थापित करना चाहता है। वो किस कारण से ऐसा होता है? वो क्या चीज है जो उस बच्चे को यहां तक लेके आती है? वो है जुनून। जुनून को हम पागलपन कह सकते हैं, उन्माद कह सकते हैं, ऑब्सेशन कह सकते हैं, पैशन कह सकते हैं, दीवानापन कह सकते हैं, कुछ भी कह लो आप इसको। लेकिन ये जुनून है जो आदमी को सोने नहीं देता, जो आदमी को हमेशा पोक करता है, हमेशा तंग करता है अपने सपने पूरे करने के लिए। इस जुनून के बिना कोई भी दुनिया में बड़ा नहीं बन सकता। इस जुनून के बिना कोई भी बड़ा काम कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जुनून जरूरी है। जब तक आपको जुनून नहीं है तब तक आपको सपने देखने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि जुनून और सपने आपस में जुड़े हुए हैं। सपने उन्हीं लोगों के पूरे होते हैं जिनके अंदर जुनून होता है। तो इस कहानी से हमें क्या समझ आता है कि जुनून सबसे ज्यादा बड़ा फ्यूल है। फ्यूल का मतलब क्या है? ईंधन है जो आपके सपने पूरे करने के लिए जरूरी है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इसी जुनून के ऊपर। औसत बनाम जुनूनी। एक औसत इंसान में और एक जुनूनी इंसान में क्या फर्क होता है? अगर आपको कोई बड़ा काम करना है, क्या औसत रह के वो हो सकता है? आप एक एवरेज इंसान होके क्या आप एवरेस्ट को लांघ सकते हो? एवरेस्ट को लांघने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी बड़ा काम किसी भी एवरेज सोच के साथ या एवरेज होके नहीं किया जा सकता। इसीलिए दुनिया में 100 में से 95 लोग हमेशा एवरेज रहते हैं, क्योंकि ना तो वो सोच रख पाते उतनी, ना उतना जुनूनी तरीके से वो अपने काम को अंजाम दे पाते। तो औसत होने में और जुनूनी होने में फर्क क्या है? फर्क यही है कि औसत होके आप बड़े काम नहीं कर सकते, लेकिन जुनूनी होके बड़े से बड़े काम कर सकते हो। कोई काम मुश्किल नहीं होता। लेकिन आम इंसान या एवरेज इंसान कहें, एवरेज होके वो काम नहीं कर सकता। तो अगर आपको बड़े काम करने हैं, समय से पूरे करने हैं, तो वो सिर्फ एक ही तरीका है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिन लोगों ने अपने जुनून के बदले इस दुनिया के अंदर बड़े बड़े बदलाव लाए हैं। भारत के अंदर से एक लड़की अंतरिक्ष में जाती है, भारत जैसे देश से, तो ये एक किस्म का आइस ब्रेकर मूव होता है, बर्फ के तोड़ने जैसा है ना, पहाड़ के चढ़ने जैसा मूव होता है। कितना बड़ा स्टेप आप लेना है ना, अपने परिवार को भी आपको साथ लेना है, समाज की कुरीतियों को भी तोड़ना है, आवाज़ भी उठानी है ना। लड़कियाँ ही नहीं कर सकती। 100 में से 4-5% लोग होते हैं जो अपने सपने पूरे करते हैं, वही जुनूनी लोग वो लोग होते हैं। एक आम आदमी तो आम ही रहेगा, वो सारी उम्र आम रहेगा। उसने 2 रोटी कमानी है, 2 रोटी खानी है, बस ऐसे ही आना है, ऐसे ही चला जाना है। ना तो वो समाज में कोई बड़ा कंट्रीब्यूट कर पाता, ना अपने लिए कोई लेगेसी छोड़ पाता, ऐसे ही आता है, ऐसे ही चला जाता है बस। फेल होने के लिए साहस चाहिए होता है। कितने लोगों को लगता है फेल होने के लिए साहस चाहिए होता है? हम ज़्यादातर लोग इस डर में जीते हैं कि कहीं हम फेल ना हो जाएं, है ना। हम डरते हैं फेल होने से। लिए ज़्यादातर लोग बहुत सारे किस्म के डरों में व्याप्त रहते हैं सारी उम्र, है ना।
ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा। मतलब एक प्रश्न चिन्ह वो अपने ऊपर हमेशा लगा के रखते हैं, एक तलवार वो हमेशा अपने ऊपर लटका के रखते हैं और बहुत सारे डरों को अपने ऊपर हावी करके रखते हैं। ये डर क्या होते हैं? आदमी को इतनी बुरी तरह डरा देते हैं कि उसको वो उसकी कमर ही झुका देते हैं, उसको उठने नहीं देते कभी भी। हम क्यों डरते हैं? सिर्फ इसलिए कि हम फेल हो जाएंगे या इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? बहुत सारे लोग किसी कंपटीशन में भाग नहीं लेते, कुछ तो इस वजह से नहीं लेते कि उनका मन डराता है, बहुत सारे इस वजह से नहीं लेते कि लोग क्या कहेंगे, यार हार गया। लेकिन जब हम अपने डर को जीतना सीख जाते हैं, जब हम अपने डर के प्रति आश्वस्त हो जाते हैं, दुनिया में असफल होने से ही सफलता की राह निकलती है। जब तक आप गिरोगे नहीं, जब तक आप उठोगे कैसे? एक छोटा बच्चा है, घुटलियों चलता है, अगर वो ये डर मन में बिठा ले कि मैं गिरूंगा तो वो कभी चलना नहीं सीख पाएगा। वो हजारों बार गिरता है, हजारों बार उठ के फिर चलता है। एक चींटी सामान को उठा के दीवार पे चढ़ती है, फिर वेट ज्यादा होने के फिर गिर जाती है, हिम्मत नहीं हारती, फिर चढ़ती है। उसे समाज का डर नहीं लगता, उसे अपने आप का डर नहीं लगता कि मैं गिरूंगी। जब आप डर पे काबू पाना सीख जाते हो, डर को हराना सीख जाते हो और डर से ना डरना सीख जाते हो, तभी आप सफलता की तरफ कदम बढ़ा पाते हो, और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कुछ जीवन में करना तो डर से डरना खत्म कर दो, क्योंकि डर का काम डराना है ना। और एक तीसरी बात क्या आती है? डर के आगे क्या है? सबने सुना हुआ है ना, ये हम क्यों कहते हैं डर के आगे जीत है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है जेके रोलिंग। सुना है सबने नाम? हैरी पॉटर कितने लोगों ने पढ़ी या देखी है? हैरी पॉटर का नाम सुना है? जी, सुना है। उसकी लेखिका का नाम जेके रोलिंग है। उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, विडो होगी वो, और लेखिका थी, लिखती थी पहले, बाद में दोस्तों ने मोटिवेट किया कि तुम अच्छा लिखती हो, अपनी आजीविका चलाने के लिए इसको अपना करियर बना लो। उसने लिखना शुरू किया। पहली नॉवल जब लिखी हैरी पॉटर कैरेक्टर लेके, पब्लिशर पे गई, सक्सेस नहीं हुई। 12 रिजेक्शन झेलने पड़े अलग अलग पब्लिशर के। 12 रिजेक्शन झेलने के बाद और जब उसकी किताब पब्लिश हुई तो वो दुनिया भर में एक दिन में स्टार बन गए। तो डर के आगे हमेशा जीत होती है। अगर आपने उस ऑब्स्टेकल को, उस दीवार को पार कर लिया है ना, फिर सब चीजें आसान हो जाती हैं। समस्या तभी तक है जब तक वो बाधा पार नहीं कर, और वो बाधा पार कब होएगी? जब आप डर को हराना सीखोगे, डर के आगे जाना सीखोगे। डर से ना डर के ही जीता जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। रतन टाटा एक बार एक रास्ते से गुजर रहे थे, अपने ड्राइवर के साथ थे गाड़ी से। बहुत अंधेरी रात के मेरे ख्याल 2-3 बजे होंगे, जंगल से का इलाका था और खूब तेज बारिश आनी शुरू हो गई, बहुत ज़्यादा तेज आंधी तूफान, बहुत बुरी तरह से बिजली कड़क रही। ड्राइवर बोला, सर कहीं पे गाड़ी लगा लेते हैं, रुक के विश्राम कर लेते हैं, नहीं तो ये तो पता नहीं गाड़ी उड़ा के न ले जाएगी, इतनी आंधी तेज तूफान बारिश है। उसने कहा चलते रहो, रुकना नहीं है, चलते रहो। चलते चलते 1-1.5-2 घंटे हो गए। धीरे धीरे क्या हुआ, जब समय बीतता रहा, कुछ आंधी कम होगी, कुछ बिजलियाँ कम होगी और कुछ उधर सूरज निकलना शुरू हो गया, तो उस रास्ते को वो पार करके चले गए। अगर वो वहां रुक जाते तो ज्यादा बड़े हादसे होने की संभावना थी, या वो चलते रहे तो उससे संभावना ज्यादा थी? रुकने के बाद ज्यादा संभावना थी, क्योंकि खतरा हमेशा आपको तब डराएगा जब आप खतरों से डरोगे। अगर खतरों से आपने निडर होकर चलना शुरू रखा ना, तो वो खतरा धीरे धीरे समय के हिसाब से चलता रहेगा। ये चीजें हमें सिखाती हैं कि मुश्किलों में आपने रुकना नहीं है। मुश्किलें तो आएंगी, किस पे नहीं आती। हमें दिखते हैं जो सफल लोग दिखते हैं, जो महान लोग दिखते हैं, क्या उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आई? क्या हम जिन्हें अपने भगवान कहते हैं उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आई? क्या भगवान राम के जीवन में मुश्किलें नहीं आई? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में मुश्किलें नहीं आई? क्या गुरु नानक देव के जीवन में मुश्किलें नहीं आई? क्या और जो बड़े संत महान लोग हुए उनके जीवन में मुश्किलें नहीं आई? सबके आई है, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने कंटिन्यूटी, निरंतरता जारी रखी, वो चलते रहे, और चलते रहे तो वो समस्याएं खत्म होगी धीरे धीरे करके। तो डर के ऊपर काबू पाना है, डर के आगे हमेशा जीत है। एक बात और है, जितने बड़े सफल बनोगे, जितनी सफलता पास आएंगी, उतने हेटर्स, उतने ईर्ष्यालु लोग भी आपके आसपास हो जाएंगे। क्या करना है, इसका इलाज बताओ क्या? अच्छा, आप बड़े सफल हो गए, हो सकता है आपके बहुत ज़्यादा खास दोस्त, बहुत ज़्यादा खास आपके चाहने वाले रिलेटिव्स वही आपके दुश्मन बन जाएं, या वही आपसे ईर्ष्या करने लगे, वही आपसे नफरत करने लगे,
तो आप क्या करोगे? अक्सर ऐसा होता है जब आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हो तो इस तरह के लोग आपको नजर आते हैं और आपको पता लगता है कि हाँ ये लोग हैं। बहुत सारे लोग तो चापलूस हो जाते हैं, अपना फ़ायदा निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग किसी ना किसी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, भैया आगे कैसे बढ़ गया, हमारे साथ था या हमारे पीछे था, अब आगे कैसे बढ़ गया। तो ऐसी कंडीशन में आपकी जिम्मेदारी क्या होनी चाहिए? आपकी जिम्मेदारी दो तरह की होती है ऐसे में। पहली जिम्मेदारी ये होती है कि आपने जिस सफलता को इतने कठिन परिश्रम से, जुनून से प्राप्त करा है ना, उसको छोटी नहीं होने देना। अगर आप भी वैसे ही हो जाओगे जैसे दूसरे लोग हैं तो फिर आप में और उनमें फर्क क्या रह गया? ठीक है ना। आपको क्या करना है? आपको बड़ा सहज, सरल, शांत, स्वाभाविक रहना है ऐसी कंडीशन के अंदर, है ना। यही आपका बड़प्पन है, क्योंकि कभी भी दूसरे की लाइन छोटी नहीं करनी है आपने। जब हम दूसरे की लाइन छोटी करने की कोशिश करते हैं तो हम एक्चुअल में अपनी लाइन छोटी कर रहे होते हैं। हमने अपने आप को हमेशा बड़ा करना है। अपनी लाइन बड़ी करो, दूसरे पे ध्यान ना दो, ठीक है। अपने आप को अच्छा बनाओ, अपनी स्किल को इंप्रूव करो, बजाय इस चीज में टाइम खराब करने के कि दूसरे की वजह से मैं किसी कारण से परेशान भी हो रहा हूं तो उस पर अटैक करूं या उसके लिए नुकसान का कारण बनूं। कोशिश ये करो कि हम अपने आप को बड़ा करें। जब आप अपने आप को बड़ा करते हो तो दूसरा आदमी अपने आप छोटा हो जाता है। जब आपकी लाइन बड़ी होनी शुरू होगी तो दूसरी अपने आप छोटी हो जाएगी। मैंने एक लाइन खींच दी एक कॉपी पे, उसको कहा छोटी करो आप इसको। आप कैसे करोगे उसको छोटी? और कोई तरीका नहीं है ना। तो हमेशा आपको यही करना है कि आपको अपने लाइन बड़ी करनी है, दूसरे की छोटी नहीं करनी है। और कोशिश करो वो व्यक्ति या समाज के कुछ लोग जो आपके लिए बुरा चाह रहे हैं, नफरत वाली भाव में है, आप उनका भला करने की कोशिश करो। फिर भी दूसरी स्ट्रेटजी है, नुकसान तो करना ही नहीं है, अगर आपसे हो सके तो उसका भी भला करने की कोशिश करो। महानता सिर्फ बातों में नहीं होनी चाहिए, महानता आपके कर्मों में होनी चाहिए। महान लोगों में, बड़े लोगों में फर्क यही होता है, वो हमेशा पूरे संसार का भला चाहते हैं। उनको ये पता है कि सृष्टि की सारी जो उत्पत्ति है वो इस तरह से हुई है कि यहाँ सारे के सारे जितने भी जीव जंतु प्राणी सब हैं, वो सारे कहीं ना कहीं एक दूसरे से गुथे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, है ना, अलग नहीं है। तो जब सारी सत्ता एक ही है तो कहीं ना कहीं संबंध हुआ ना हमारा आपस के अंदर। तो हम दूसरे बंदे के बारे में, व्यक्ति के बारे में उसका नुकसान सोच कैसे सकते हैं? ठीक है, तो ये भाव आना चाहिए। तो ये बेसिक फर्क है ना। जो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको करनी है जब आप इस तरह की स्थिति में आ जाओ। कभी जुनून को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे करें? एक तरीका होता है, रात को लिखो, सुबह पढ़ो। इसका फायदा क्या है और क्यों करना है ये? जब हम कोई भी चीज लिखते हैं तो वो आपके दिमाग पे अंकित हो जाती है। और रात का समय लिखने का एक ऐसा समय है कि रात को आपको अपने काम के बाद सोने के लिए जाना है। और सोने के समय जो आप काम कर रहे हो, आप मेडिटेशन करते हो सोते हो, आप कोई पढ़ते हुए सोते हो, या कोई आप लिखते हुए सोते हो, या जो भी आप काम करते हुए सोते हो, उस तरह के भाव पूरी रात आपके साथ रहने वाले हैं। क्योंकि जब आप सोने चले जाओगे तो आपका कॉन्शियस माइंड काम नहीं कर रहा होता उस टाइम वो सारा काम किसको दे देता है? सबकॉन्शियस माइंड को दे देता है। और सबकॉन्शियस माइंड एक पुल बनाता है आपके कॉन्शियस माइंड के बीच में, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के बीच में एक पुल बनाता है। और यूनिवर्स के विचार आपके साथ मिलने शुरू हो जाते हैं, वो आपस में आदान प्रदान करते हैं। यूनिवर्स की भी अपनी एक मेमोरी होती है, जैसे हमारे दिमाग की मेमोरी है ना, लिमिटेड मेमोरी। यूनिवर्स के पास एक पूरी की पूरी वेब है मेमोरी का, तो उसके अंदर आदान प्रदान होता है। तो जो चीज़ें आपने लिखी हैं वो भाव रूप में यूनिवर्स तक जाती हैं और उसके ज्ञान के भंडार से आपके ज्ञान के भंडार का मैच करती हैं। फिर उस तरह की चीज़ें आप तक धीरे धीरे करके आने लगती हैं। बहुत सारी रिसर्चेज इसी कंसेप्ट के ऊपर हुई हैं, बहुत सारी रिसर्च। आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत सुना होगा। आर्किमिडीज एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे 500-600 साल पहले। जितना भी हम सोने को मापते हैं ना, तो वो मापने का जो तरीका था वो उन्होंने निकाला था कि सोने का वजन कैसे किया जाए। आपने एक्सरे का नाम सुना होगा, एक्सरे जिससे हम अपनी हड्डियां चेक करते हैं। रोटेंजन करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सरे की खोज करी थी। ठीक है, एक्सरे की खोज ऐसे ही होगी थी, कुछ और खोज कर रहे थे, एक्सरे की खोज होगी थी। ऐसे ही करके
एक बेंजामिन करके वो थे, साइंटिस्ट थे, उन्होंने बेंजीन की खोज करी थी। बेंजीन एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है उसका, जैसे सांप होते हैं ना, तो 6 सांप एक दूसरे की पूंछ को एक दूसरे के मुंह में ले रखे होते हैं, तो उससे ऐसी हेक्सागोनल एक आकृति बन जाती है। वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लैब में, उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये आकृति होगी कैसी इसका, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर उस टाइम तक कोई ऐसी सारी लीनियर वो होती थी, कोई ऐसी कोई हेक्सागोनल कोई क्रिएशन हुई नहीं थी। तो वो चीज़ें सारी की सारी इन लोगों को अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए दिमाग में आई थी कि ये हो सकता है। तो ऐसी बहुत सारी, ये तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बहुत सारी रिसर्चेज ऐसी हैं जिनमें सबकॉन्शियस माइंड का एक बहुत बड़ा अहम रोल है। तो इसीलिए अगर आप अपने मन में जुनून पैदा करना चाहते हो किसी चीज़ को लेके, तो उसको रात को लिख दो और सो जाओ। और आप ध्यान से अगर देखोगे, जब आप सुबह उठोगे ना, वही विचार आपके मन में चल रहे होंगे जो आपने रात को लिखे थे, जो आप सोचते हुए सोए थे, वही विचार आमतौर पे चलते हुए मिलते हैं, क्योंकि हम पूरी रात उन विचारों के साथ रहते हैं। और फिर उनको आप सुबह पढ़ोगे, फिर वो धीरे धीरे करके आपके सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्शियस माइंड में आने शुरू हो जाएंगे। और एक बार कोई विचार सबकॉन्शियस से कॉन्शियस में आ गया तो वो जागरूकता में आ गया, अवेयरनेस में आ गया, वो विचार अवेयर हो गया। और जिस दिन विचार अवेयर हो गया उस दिन आपका काम खत्म हो गया। वो विचार ही आपको जागरूक बना देगा, वो विचार ही आपको जुनूनी बना देगा। एक तरीका और होता है, नियमित छुरी को धार देनी है। आपने देखा होगा ना कि जितने भी कारीगर होते हैं, मैकेनिक्स होते हैं, वो अपने औजारों को नियमित रूप से उसकी सर्विस कराते हैं। स्कूटर की सर्विस कराते हैं, कार की सर्विस कराते हैं, चक्कू वाला चक्कू की सर्विस कराता है। क्यों कराते हैं? तेज क्यों करते हैं? तेज कम समय में ज्यादा काम करने के लिए। एक बार एक रास्ते में एक राहगीर जा रहा, वो देख रहा कि एक जंगल के अंदर एक पेड़ पे एक बंदा बैठा हुआ है और आरी से वो लगा हुआ है काटने के लिए। वो खड़ा हुआ है इसके पास, बहुत देर खड़ा रहा। वो देख रहा है ये तो काट रहा है, इससे कुछ हो ही नहीं रहा। उसने कहा कितनी देर का लगा हुआ है काटने के लिए? सुबह का लगा हुआ हूँ, अब तक। कह रहा अब तक कट ही नहीं है। कह रहा मेरे को दिखाए। वो आरी ला के नीचे दिखाई उसने, इसमें धार ही नहीं है, कटेगी कैसे ये? तो उसने क्या पहले इस पर धार लगा, वहाँ पत्थर पड़ा था, उसने धार लगाई 10 मिनट में, और 10 मिनट में वो पेड़ तना अलग हो गया। तो ये कैसे? क्योंकि अब तू सुबह से लगा हुआ है इसको काटने के लिए, अगर तू 10 मिनट धार लगा देता तो काम कितना आसान हो जाता। तो धार का मतलब ये है कि हमने अपने आप को शार्प करना है। अब नई नई टेक्नोलॉजी आती हैं, नई नई लैंग्वेजेस आती हैं, नई नई चीज़ें आती हैं, है ना। तो हमें स्किल डेवलपमेंट पे हमेशा काम करना है, हमेशा सीखते रहना है। जितने आप नए रहेंगे, जितने आप सीखेंगे, उतने आप नए रहेंगे। उतने आप जितने आप इनोवेशन में रहेंगे, के भाव में रहेंगे, नया सीखने के भाव में रहेंगे, उतने ज़्यादा आपकी वैल्यू होगी, उतना ज़्यादा आपका दाम होगा। आपने सुना है ना, हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ बिकती है, हर चीज़ इस दुनिया में हर चीज़ का मोल है। जो जितनी ज़्यादा स्किल्ड है उसकी उतनी वैल्यू है, ठीक है ना। एक बार पिकासो, एक बहुत बड़े चित्रकार, पेंटर, नाम आपने सुना होगा, जब वो 70-72 साल की उम्र में थे तो किसी फंक्शन में एक लेडी मिल गई उनको। वो पहचान गई पिकासो है। एक कागज़ पे लाके, सर मेरे लिए कुछ ड्रॉ कर दो। तो उसने ड्रॉ कर दिया। पिकासो ने कहा मजाक में $1 लाख। उसने वो हैरान हो गई, $1 लाख आपने 2 मिनट लगाए इस पे। ये 2 मिनट की कीमत नहीं है, ये मेरा 50 साल का तजुर्बा है। तो जो 50 साल का जो शार्पनेस है ना, जो स्किल जो डेवलप की है किसी आदमी ने, उसकी कीमत होती है। एक डॉक्टर की फीस 100 रुपये है, एक डॉक्टर की फीस 2000 रुपये है, जबकि देता वो 2 मिनट है पेशेंट को, 2 भी नहीं देता, उससे भी कम देता है। तो वो 2000 रुपये फीस होने का मतलब क्या है कि वो उसकी स्किल है, उसकी एजुकेशन है, जो उसने अपने आपको 10, 15, 20 साल घिसने में लगाए हैं, उसका पैसा है वो। बहुत सारे लोग कहते होंगे कि फीस किस चीज़ की? डॉक्टर की। जो उसने तपस्या करी है उसकी फीस है। तो हर व्यक्ति बिकता है। ये 2000 रुपये क्या फीस ही तो है, बिकाऊ तो है डॉक्टर। ऐसे वकील की फीस है, हर आदमी की फीस है अपनी अपनी अलग अलग। जिसने जितना अपने आप को तपाया है, जितने तपस्या की है, जितना वो कड़ा है, उस हिसाब से उसकी वैल्यू है। क्या हुआ इस बात का मतलब? अपनी छुरी को हमेशा शार्पन योर सॉ। इसका मतलब ये, जब हमने 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल पढ़ी थी, तो उसमें ये 7वीं आदत है, शार्पन योर सॉ। अपनी छुरी को हमेशा तेज करते चलो, अपना वास्तविक जुनून परिभाषित करो। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। हमें पता लग गया जुनून क्या करा सकता है, हमें पता लग गया जुनून कैसे डेवलप करना है। अब हमें यह सीखना है कि एक्चुअल में जुनून होता क्या है। सबसे पहले हमें सीखना है कि आपका जुनून क्या है। जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि आपका जुनून क्या है, ना तो आप उसे बढ़ा पाओगे, ना उसका आप ढंग से इस्तेमाल कर पाओगे।
ठीक है ना। तो वो कैसे पता लगे मेरा जुनून क्या है? उसके बहुत सारे तरीके हैं। एक आदमी को ये पता लग जाए कि मेरा जुनून क्या है, जुनून मेरा पैशन क्या है, मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं किस चीज़ में बेहतर हूँ, मैं दुनिया को क्या बेहतर दे सकता हूँ, मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। इसमें हेल्प कर सकते हैं आपके मदर फादर कर सकते हैं। उन्होंने आपके अंदर कोई ऐसी चिंगारी देखी हो बचपन से कि भाई ये बच्चा तो इस चीज़ के अंदर बहुत शार्प है। आपके टीचर आपके अंदर हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर बता देते हैं भाई हाँ ये बच्चे का इसका ये वाला गेम अच्छा है, इसका ये वाला पढ़ाई में ये वाला सब्जेक्ट अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है, किसी केमिस्ट्री, किसी की फिजिक्स, किसी की बायोलॉजी, किसी की हिस्ट्री, किसी की इंग्लिश। हर बच्चे की अलग अलग स्किल होती है। कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई चेस में अच्छा है ना। हर बच्चा किसी ना किसी चीज़ के अंदर अच्छा है। और ये पक्की बात है कि ईश्वर ने आपको एक जिम्मेदारी दे के भेजा है। हर व्यक्ति को इस संसार में हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ दे के भेजा है। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम वो पहचान लें कि हम किस काम के लिए इस दुनिया में आए हैं। और जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा वो आपके लिए आधी जीत होगी, क्योंकि 100 में से 95 लोगों को ये पता ही नहीं लग पाता कि वो आए क्यों है इस दुनिया में। हु आई एम, फॉर वट आई एम हेयर। ये बेसिक क्वेश्चन पूछा करो आपसे, अपने आप से पूछो। अच्छा आप बताओ, सारे जितने लोग बैठे हो कभी पूछा आप लोगों ने कि मैं कौन हूं? पहले तो अपना पता, मैं कौन हूं, आप क्या हो, मैं इस दुनिया में क्यों हूं, क्यों भेजा गया है मेरे को यहां पे। भाई मैं आऊं खाऊं पीऊं, है ना, कपड़े अच्छे पहनूं और एक दिन जाके मर जाऊं, मेरी चिता पे आग लग जाए और लोग कहें भाई हाँ एक इस फला नाम का व्यक्ति था। बस इतनी श्री। और जितने भी दुनिया के सारे लोग हैं ना, वो सिर्फ इन 2 प्रश्नों को जानने के बाद महान बन जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि लोग 1000 साल बाद आपको याद रखें तो ये 2 क्वेश्चन को जान लो बस, कि मैं कौन हूं और इस दुनिया में क्या आया हूं। जब आप ये जान जाओगे कि मैं कौन हूं तो आप कोई काम ऐसा नहीं करोगे जो बेकार का होगा। आप ये जान जाओगे कि मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं तो आप वो काम करोगे जिससे आप महान बनोगे। 2 क्वेश्चन का आंसर जब आपको मिल जाएगा ना, तब आप उस दिशा में अग्रसर हो जाओगे। लेकिन ये 2 क्वेश्चन आसान नहीं है, फंडामेंटल क्वेश्चन है ये। 100 में से 95 लोग तो पूछते ही नहीं है अपने आप को। आप जितने लोग बैठे हो देखो, कभी पूछा हो, कभी सोचा हो, कभी मेडिटेशन में गए हो, कभी पूछा हो बैठ के अपने आप को भाई हाँ मैं कौन हूं, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूं। कस्तूरी कुंडल बसे, इस बात का अर्थ क्या है? वो मृग के अंदर ही होती है कस्तूरी, लेकिन वो सारे जंगल में ढूंढता फिरता है। आपने किससे पूछा है बताओ? आपने अपने आप से कम पूछा है, लोगों से ज्यादा पूछा है। अपने आप से पूछा है तो आज नहीं मिलेगा आंसर, कल मिलेगा। मैं तो हमेशा ही पूछती हूँ कि मैंने क्या करना है। एक्चुअली मैं तो भगवान से भी पूछ लेती हूँ। तलाश करो इसकी बैठ के, 100% आंसर आएगा। अब जैसे मैं अपनी बताता हूं, मेरे को पता लगा कि मैं क्यों आया दुनिया में, हूं कौन। पहले तो मैंने ये पता समझा कि मैं हूं कौन, फिर मैंने समझा मैंने क्या कंट्रीब्यूट करना है। मैंने 2 कंट्रीब्यूशन करनी है। एक तो मैंने भाई हेयर को एक अलग से ऐसी विधा बनानी है ट्राइकोलॉजी पे, उस पर मैं काम कर रहा हूं। दूसरा मैंने कोई समाज के लिए एक बड़ा योगदान देना है, उस पर मैं काम कर रहा हूं। मैं कैसे दे पाऊंगा वो? जब मैं यहां से फ्री हो जाऊंगा 5-7 साल बाद, तब मैं वो काम करूंगा। जब आपको यही नहीं पता कि रास्ता क्या है, आपने चलना कहाँ है, पहुंचोगे आप कहाँ, तो आप कैसे सोचोगे कि आप बड़ा पहुंच जाओगे? जब तक आपने ये लक्ष्य नहीं लगाया कि मैंने एवरेस्ट को टच करना है, तो आप एवरेस्ट की दिशा में चलोगे कैसे? आंसर अपने अंदर ही मिलेगा आपको। हाँ, लोग भी आपको गाइड करते हैं। आप देखते हो कि आप किस चीज में अच्छे हो। जब करते 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 आपको समझ आना शुरू हो जाता है कि आपसे प्रकृति चाहती क्या है ना। आपको अपने आप ही अच्छा लगना शुरू होगा। आप जिस चीज में ज्यादा समय बिताना पसंद करते हो, जो चीज आपको उत्साहित करती है ना, जिस चीज में आप अच्छे होते हो। देखो 2 चीजें होती हैं। गीता में एक श्लोक है, आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च। कोई भी लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य हो, जो 2 चीजों को सिद्ध करे। पहला ये, आपकी मुक्ति का द्वार बने वो, आपको मुक्ति के द्वार तक लेके जाए, आपके मुक्ति का रास्ता बने वो। और दूसरा, उससे समाज का भला हो। अगर एक भी चीज नहीं है उसमें ना, फिर वो लक्ष्य नहीं हो सकता। मान लो आप पैसा कमाना चाहते हो, लेकिन आप डकैती डाल के तो पैसा नहीं कमाओगे ना। उसमें एक चीज तो सिद्ध हो रही है, पहले वाली आत्मनो मोक्षार्थम। आपका तो मोक्ष हो गया, अभी आपको पैसे मिल गए, आपका तो विकास हो जाएगा बढ़िया से, है ना। लेकिन दूसरा क्या होगा, है ना, दूसरे का नुकसान हो रहा है। तो गलत तरीके से नहीं काम करना, अच्छे तरीके से अपनी मुक्ति के लिए किया गया जो
काम है ना, वो आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो ये दो चीजें उसने सिद्ध करनी है। अब आप देखो कि आप पहले तो आपको ये ढूंढना है कि आपके अंदर दूसरों से अलग क्या है, आपकी यूएसपी क्या है जो आपके अंदर अच्छी है ना। आप कॉमन जितने भी सफल लोग हैं उनके अंदर एक कॉमन चीज ये होती है कि उनको 10-50-100 चीजों में दिमाग नहीं खराब करते, वो एक चीज में या दो चीज में अपना दिमाग और पूरी कंसंट्रेशन फोकस लगाते हैं, ओनली वन थिंग। ठीक है ना। आप एक चीज ढूंढ लो ऐसी, बस वो पता है, उस पर फोकस करो, बस वही तरीका है। आज हमने जिस किताब से ली है उसका नाम है बी ऑब्सेस्ड और बी एवरेज, जिसे लिखा है ग्रांट कार्डोन ने, जिनकी एक बहुत ही फेमस किताब आई थी 10x रूल्स। बहुत ही शानदार किताब है। अपने अंदर, अपने जीवन के अंदर यदि आप जुनून पैदा करना चाहते हो तो इस किताब को अवश्य पढ़ो। और यदि आप चाहते हो इस तरह की मोटिवेशनल वीडियो को देखना तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो।